बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री सिंस 1947 वो हमने डिस्कस करनी है। इसके जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे इम्पोर्टेंट, आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर वो उन सब का आंसर मिल जाएगा और सारे समझ आ जाएंगे विद बैकग्राउंड। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 1947 45 और 47 के इलेक्शंस हुए थे और मुस्लिम लीग ने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। जितनी भी मुस्लिम सीट्स थी उनके ऊपर आलमोस्ट 90 प्लस % जो थे वो मुस्लिम मेंबर्स कामयाब हुए थे, मुस्लिम लीग के यानी कि मेंबर्स नॉमिनेटेड कामयाब हुए थे। तो जो जब ये पार्टीशन प्लान हुआ तो इसके अंदर जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी ना दोनों कंट्रीज़ की, पाकिस्तान और इंडिया की, स्पेशली टुवर्ड्स पाकिस्तान के जो मुस्लिम एरियाज़ के मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स थे 1946 के इलेक्शंस के अंदर, 1945 के इलेक्शंस के अंदर, उनको जो है वो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया, यानी कि वो जो नया मुल्क बन रहा है भाई उसकी भी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के रुकन होंगे। तो इस असम्बली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, कॉन्स्टिट्यूशन देना था। तो इसमें पहला जो सेशन था वो उसमें कुल मेंबर्स जो थे वो थे 69 के साथ मेंबर्स के साथ जो है 10 फिर बाद में ख़ुद पाकिस्तान में आके ऐड हो गए तो कर दिए गए, तो ये 79 टोटल तादाद बन गई। तो ये 69 ओरिजिनल थे और टोटल फिर बाद में एडिशन के बाद 79 हो गए। तो इन लोगों के नाम जो 69 के नाम थे वो 26 जुलाई 1947 को गज़ट, इंडियन गज़ट के अंदर जो थे वो पब्लिश हुए। ये हमेशा कोई भी लेजिस्लेशन होती है, कोई लॉ होता है, कोई एक्ट बनता है तो वो उस कंट्री के गज़ट के अंदर शाया होता है, जैसे पाकिस्तान में भी होता है। तो पहला जो सेशन था वो 10 अगस्त 1947 को हुआ सिंध असम्बली हॉल कराची के अंदर। जिन्ना साहब पहले ही सेशन के अंदर दूसरे दिन जो इलेक्ट हो गए प्रेसिडेंट ऑफ असम्बली यूनानिमसली, मतलब सब लोगों ने उनके हक़ में राय दी और उनको असम्बली ने अपना कायद मुंतखब कर लिया। और इसी सेशन में जो था वो फ्लैग जो था अडॉप्ट कर लिया गया पाकिस्तान का। फिर 12 अगस्त को जिन्ना साहब को ऑफिशियली टाइटल भी दे दिया गया कायद आज़म का, असम्बली ने करारदाद पास करके। 14 अगस्त को ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स हो गई और लॉर्ड माउंटबेटन ने इस मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को खिताब किया। 15 अगस्त को जिन्ना साहब ने जो है वो अपना गवर्नर जनरल के तौर पे हलफ उठाया और जस्टिस अब्दुल रशीद जो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जिन्ना साहब से ओथ लिया। उसके बाद हम जिन्ना साहब का टिनोर देखते हैं जो 15 अगस्त या 14 अगस्त 1947 से 11 सितंबर 1948 तक है। तो सबसे पहले पाकिस्तान ने यूएनओ को ज्वाइन किया और ये सितंबर 30 1947 को ये डेट बनती है। और एमसीक्यूज़ में आपको पता है अक्सर पूछा जाता है कि विच कंट्री अपोज, तो ये अफ़गानिस्तान था जिसने सरहदी तनाज़े की बुनियाद पर पाकिस्तान के यूएन मेंबरशिप में अपोज़ किया। इंडिया ने कश्मीर में इंटरवेन किया 27 अक्टूबर 1947 को, इस बिना पे कि महाराजा ने जी उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, जो कि एग्रीमेंट अगर था भी सही तो वो भी गैर कानूनी था, क्योंकि कोई भी जो पार्टीशन प्लान है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई बादशाह को रूलर जो है मकामी इस एक इंडिपेंडेंट स्टेट का वो किसी और मज़हब से है और उसके लोग जो हैं वो किसी और मज़हब से हैं तो वो अपनी राय उन पे मुसल्लत नहीं कर सकता। तो वो उनकी मर्ज़ी के बग़ैर पाकिस्तान या इंडिया में से किसी के साथ जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता। यही वजह थी कि जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना चाहता था, लेकिन उसकी चूँकि जो पॉपुलेशन थी ज़्यादा वो हिंदूज़ थी, तो जिन्ना ने ख़ुद भी रिफ्यूज़ किया और फिर वो उनको उनकी मुताबिकत से तो ये लेकिन इन्होंने इंटरवीन कर लिया और कहा कि जी कश्मीर हमारे पास आ गया। इसी के बाद फिर वार होती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1948 में पहली। यूएनओ ने सीज़ फायर करा दिया 1 जनवरी 1949 को। उर्दू को नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया फरवरी 2 1948 को। फिर इंडिया ने पाकिस्तान का वाटर भी जो कायदे आज़म की लाइफ के अंदर ही ब्लॉक किया 1 अप्रैल 1948 को पहली दफ़ा। फिर जिन्ना साहब 1 जुलाई 1947 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह भी कर गए इसमें 48 में 1 जुलाई 1948। 75 मिलियन रुपीज़ जो थे वो रिज़र्व ऑफ बैंक जो इंडिया का था उसके अंदर मौजूद थे, जो पाकिस्तान का हिस्सा बनने थे।
ये 750 मिलियन रुपीज़, लेकिन उसमें इंडिया ने सारे के सारे पैसे पाकिस्तान को नहीं दिए। ये जो रेशो से तकसीम किया गया था इंडियन रिज़र्व बैंक के रिज़र्व्स को, तो वो 70-30 था। 30% पाकिस्तान को मिलने थे और 70 ये तो जो 30% थे ना, वो 750 मिलियन रुपीज़ बनते थे। तो 9 जुलाई को फ़र्स्ट पोस्टल स्टैम्प पाकिस्तान की इशू हो गई और फिर जिन्ना की जो डेथ होती है वो 11 सितंबर को होती है। जिन्ना की डेथ के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो कि सीएम बंगाल थे, उन्होंने गवर्नर जनरल के तौर पे हलफ उठा लिया, जो दूसरे गवर्नर जनरल पाकिस्तान के मुंतखब हुए बन गए। लियाकत अली ख़ान के ऊपर जो कुछ MCQs हैं फेमस, वो तो पहले आपको पता है कि ये प्राइम मिनिस्टर हमारे पहले हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इनके पास डिफेंस का पोर्टफोलियो, फाइनेंस का पोर्टफोलियो, फ्रंटियर एंड कश्मीर अफेयर्स का पोर्टफोलियो भी रहा। और 1943 की जो असम्बली थी उसके अंदर ये इंटर्म गवर्नमेंट थी, उसके अंदर ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। बिकम प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग आफ्टर जिन्ना के बाद ये मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी बन गए। लॉयर थे बाय प्रोफेशन, अलीगढ़ से इन्होंने BSc पॉलिटिकल साइंस किया हुआ था और ऑक्सफर्ड से इन्होंने LLB भी किया हुआ था। इनकी बेगम राना लियाकत अली ख़ान से इनकी 1945 में शादी हुई थी। तो ये पहली सिंध की गवर्नर, लेडी गवर्नर भी रही हैं 1973 से 76 तक, और उससे पहले ये नीदरलैंड्स, इटली और ट्यूनीशिया के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसडर भी रही हैं। लियाकत अली ख़ान के दौर में एक बड़ी फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास होती है 1949 में। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, एक बेसिक लेआउट था कि हमारा मुस्तकबिल का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। उसकी बेसिक जो अजम्पशंस थी, बेसिक जो लेआउट्स थे, टेनेंट्स थे, वो इसके अंदर तय कर लिए गए थे। तो ये करारदाद जो है 12 मार्च 1949 को पास हुई थी और लियाकत अली ख़ान ने ये पेश की थी। इस करारदाद के बाद मुख्तलिफ़ कमेटीज़ बनी, जिसमें से एक बेसिक प्रिंसिपल कमेटीज़ थी जिसने आइन की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको सामने लेके आना था, जिसमें इंसानी हकूक़, मिनॉरिटीज़ के हकूक़ और फिर फेडरल और दोनों सूबों के अंदर इख्तियारात का जो था वो तयन करना था। इन्होंने 2 रिपोर्ट्स पेश की, दोनों ड्राफ्ट्स के ऊपर ख़ासी तनकीद हुई और वो पास नहीं हुए। इसी दूसरी रिपोर्ट आने से पहले ही एक साद अकबर नामी शख्स ने लियाकत अली ख़ान को असैसिनेट कर दिया रावलपिंडी लियाकत बाग के अंदर 16 अक्टूबर 1955 में। और ये मज़े की बात ये है, मतलब इट्स सो सरप्राइजिंग कि इस बंदे को उसी वक्त पुलिस ने शूट कर दिया वहीं के ऊपर। हालांकि अगर वो पकड़ा जाता ज़िंदा तो माइट बी देयर वुड बी क्लू कि कौन है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को और पाकिस्तान के मामलात को डिस्टर्ब करना चाहता। खैर, इनके फ़ौरन बाद क्या हुआ कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो गवर्नर जनरल थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और फिर जो गवर्नर जनरल बने वो ग़ुलाम मोहम्मद थे। तो थर्ड गवर्नर जनरल हमारे पास ग़ुलाम मोहम्मद है और सेकंड प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाज़मुद्दीन है। अब क्या होता है कि लाहौर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एंटी अहमदिया फसादात शुरू हो जाते हैं। तो जो लाहौर का रीजन का जो मिलिट्री ऑफिसर है वो लाहौर के अंदर मार्शल लॉ लगा देता है। PM जो है इसके अंदर रेजिस्टेंस शो करता है, वो कहता है कि ये इख्तियारात का तजावुज़ है। तो इसमें ही जो गवर्नर जनरल है वो प्राइम मिनिस्टर को फ़ारिग कर देता है। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा साहब बन जाते हैं 17 अप्रैल 1953 को, और ये अपना फेमस बोगरा फार्मूला पेश करते हैं 7 अक्टूबर 1953 के अंदर असम्बली के अंदर। ये फार्मूला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए होता है कि क्योंकि डेडलॉक है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट बड़ी स्लो हो रही है क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर आबादी ज़्यादा है, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर रकबा ज़्यादा है। तो दोनों सूबे चाह रहे हैं कि हमें ज़्यादा, हर सूबा अपने हकूक़ का प्रोटेक्ट कर रहा है, फिर ज़ुबान का भी मसला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तय नहीं हो पा रहा कि हमने ये फार्मूला डिवाइस कैसे करना है। तो बोगरा साहब अपना एक फार्मूला पेश करते हैं, वो कहते हैं कि जो सिस्टम होगा ना हमारा गवर्नमेंट का वो फेडरल होगा। फेडरल के अंदर ये होता है कि ऊपर वफाक की एक गवर्नमेंट होती है, नीचे सूबे होते हैं, सूबों के अंदर की गवर्नमेंट होती है, सूबों के अंदर के पास भी पावर्स होती हैं, पावर्स दोनों सूबों और फेडरल जो सेंटर है उसके अंदर डिवाइड होती हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, एक 2 हाउस होंगे, जैसे आप हमारे पास सेनेट है और कौमी असम्बली है, इसी तरह उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 हाउस होंगे और जो अगर कोई मामला होगा तो दोनों हाउसेस को जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। कोई भी इम्पोर्टेंट मामला है उसके ऊपर तब तक कोई फ़ैसला या कोई लेजिस्लेशन या कानून साजी नहीं होगी जब तक अगर उस किसी भी विंग के अंदर से
1/3 वन थर्ड जो लोग हैं ना उस विंग के, मतलब ईस्ट या वेस्ट पाकिस्तान के, अगर उसके ख़िलाफ़ राय दे देंगे तो वो कानून साजी पास नहीं हो सकेगी। 1953 से 1958 के जो तनाजुर में अगर देखा जाए तो असम्बली ने कुछ बिल्स पास किए जिसमें उन्होंने कहा कि ये गवर्नर जनरल जब मर्ज़ी चाहता है प्राइम मिनिस्टर को सेक कर देता है। ये तो उनकी पावर्स थी, ब्रिटिशर्स ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रखी हुई थी, इनको ज़रा ख़त्म करो। तो उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स पास की गवर्नर जनरल की पावर्स को कर्टेल करने के लिए। गवर्नर जनरल ने असम्बली डिज़ोल्व कर दी और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने रख लिया और कहा कि अपने कैबिनेट नहीं बना लो। अब मौलवी तमीज़ुद्दीन केस यहाँ पे सामने आता है। मौलवी तमीज़ुद्दीन हमारी कौमी असम्बली के पहले जो हैं वो स्पीकर हैं। ये क्या करते हैं, ये अपना केस ले जाते हैं सिंध हाई कोर्ट में और कहते हैं कि जी ये जो गवर्नर जनरल इसके पास तो इख्तियार ही हासिल नहीं है कि ये जो है वो हमें असम्बली को डिज़ोल्व करे। तो सिंध हाई कोर्ट इसके हक़ में फ़ैसला दे देता है कि बिल्कुल सही है, गवर्नर जनरल के पास तो राइट नहीं है। अब गवर्नर जनरल जो है वो फ़ेडरल कोर्ट में ले जाता है। फ़ेडरल कोर्ट कहता है कि नहीं, गवर्नर जनरल को इख्तियार हासिल है। तो फ़ेडरल कोर्ट एक मज़े की बात करता है। फ़ेडरल कोर्ट कहता है कि जिस बुनियाद पर, जिस शिक की बुनियाद पर सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि ये अमेंडमेंट हो चुकी है और इस अमेंडमेंट के ज़रिए गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो असम्बली को फ़ारिग करे, इसके ऊपर तो अभी गवर्नर जनरल के साइन ही नहीं है इस कानून साजी के ऊपर। तो कानून साजी तो तब मुकम्मल होगी जब पार्लियामेंट उसको पास कर दे। अब भी ऐसा ही है, जब तक सदर उसको साइन ना करे तब तक वो उसकी लीगल कोई हैसियत नहीं होती। अब गवर्नर जनरल साहब तो बच गए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो गया क्योंकि तकरीबन 46 ऐसे कवानीन थे जो मुल्क चलाने के लिए बनाए गए थे जिनके ऊपर गवर्नर जनरल के साइन ही नहीं थे। अब गवर्नर जनरल ने अपने एक हुक्मनामे के ज़रिए जो है वो कहा कि ये जो सारे के सारे कवानीन हैं ना जी, इनको मैंने राय दी, इनको मैंने कह दिया कि ये अब कानून बन गया, मेरी एक्सेंट होगी, इनको मैंने साइन कर दी हैं। लेकिन वो टाइम का मसला होता है, ख़ास टाइम होता है, उसी में आप साइन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो फेडरल कोर्ट है, उसने गवर्नर जनरल के इस फैसले को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया और कहा कि ये गवर्नर के पास ये हैसियत नहीं है, ये आर्बिट्री पावर्स का इस्तेमाल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो गया कि अब ये असम्बली भी नहीं है कि अब दोबारा उन बिल्स को पास करवा लिया जाए। तो कैसे होगा, इसका कोई तरीका? तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इसने एडवाइजरी ओपिनियन ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुला लो और उसी को सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली सपोज करो और उसी से जो बिल पास करवाने हैं, जो कानून बनाना है, तो वो बना लें। तो क्या सूबों को कहा गया कि वो अपने मेंबर्स भेजें सेलेक्ट करके। तो वो मेंबर्स आए, उनको गवर्नर जनरल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का नाम दे दिया, कन्वेंशन हुआ और उसमें इन्होंने फिर जो जितने भी जो लॉज वगैरह थे जो पेंडिंग थे वो उनकी लेजिस्लेशन करवा ली। इसी असना में नए प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली साहब आ जाते हैं 11 अगस्त 1955 को और 1 यूनिट बना दिया जाता है 14 अक्टूबर 1955 को। 1 यूनिट में क्या कि ये टसल आ रही थी कि वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, तो यहाँ पे 4 सूबे हैं, वहाँ पे 1 सूबा है। इस 4 सूबों से उस एक सूबे की आबादी ज़्यादा है, तो वो कहते हैं कि हमें पॉपुलेशन वाइज नुमाइंदगी दो। तो ये सूबे कहते हैं कि हम 4 हैं, हमारा क्या कसूर है कि अगर हम 4 हैं। तो इन्होंने हल निकाला कि यहाँ के चारों को एक बना दो, एक सूबा बना दो। तो ये एक सूबा बना के इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन पास कर लिया इसी असम्बली ने और 30 मार्च 1957 को पहला पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया, इन्फोर्स हो गया। इसी में ना प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते रहे, ये मैंने शॉर्ट सा लिखा हुआ है, इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं एक्सटेंसिवली। चौधरी मोहम्मद अली के बाद हुसैन शहीद सोहरावर्दी आए जो कि आलमोस्ट 1 साल निकाल पाए। फिर आई चंडीगढ़ को लाया गया जो तकरीबन 2 महीने से भी कम वक्त इन्होंने गुजारा। फिर फ़िरोज़ खान नून लाया गया। फ़िरोज़ खान नून के बाद जो था, फ़िरोज़ खान नून के वक़्त जो थे वो 7 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के जो पहले प्रेसिडेंट हैं, जो इस्कंदर मिर्ज़ा साहब थे, जो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में के बाद सदर बन गए, पहले वो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या किया कि मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। मार्शल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दिया जाता है और एक अपनी नौयत का एक आइन लॉ जो है वो बना दिया जाता है जिसके अंदर कोई सिविल लिबर्टीज़ और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो बैरोगेट हो जाते हैं।
हैं। तो ये पहला आ गया, तो ये लगाया तो ये इस्कंदर मिर्ज़ा ने था, लेकिन फिर इस्कंदर मिर्ज़ा और अयूब ख़ान के दरमियान जो है वो टसल शुरू हो गई पावर शेयरिंग की। अयूब ख़ान उस वक़्त आपके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उन्होंने फिर इस्कंदर मिर्ज़ा की भी छुट्टी करवा दी और ख़ुद चार्ज संभाल लिया। तो अयूब ख़ान के इरा के अंदर जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं इम्पॉर्टेंट, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडस वाटर ट्रीटी। पाकिस्तान और इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के तावन से एक ट्रीटी किया, जिसके अंदर कुछ रिवर्स पाकिस्तान ने रख लिए और कुछ रिवर्स जो हैं वो चले गए आपके इसके पास, इंडिया के पास चले गए। तो 3-3 ठीक है, जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज ये चला गया इंडिया के पास। हमारे पास झेलम, चनाब और इंडस, तो ये हमारे पास आ गए 3। ये 19 सितंबर 1960 को ये पास हुआ। नेहरू और अयूब ख़ान ने इसको साइन किया, इंडिया की जानब से नेहरू ने और पाकिस्तान की जानब से अयूब ख़ान ने। फिर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया अयूब ख़ान ने, प्रेसिडेंशियल किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन था। ये 8 जून 1962 में ये लगाया गया, इन्फोर्स किया गया। यूनिकैमरल था, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक हाउस जो था वो था, 2 नहीं थे, सिर्फ देयर वाज ओनली 1 हाउस। प्रेसिडेंशियल था और इसमें इन्होंने एक बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम नाफज किया, यानी कि जो ये बीडी मेंबर्स जिनको कहते थे कि ये बेसिक डेमोक्रेट्स थे, ये इलेक्ट होने थे कौंसलर टाइप। तो इन्होंने फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट को भी इन्होंने इलेक्ट करना था, आम बंदे ने वोट नहीं देना था, या जिस तरह से अब प्रेसिडेंट हमारे इलेक्ट होते हैं वैसे नहीं होना था। तो ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन फिर 25 मार्च 1969 को जब यहिया ख़ान ने अपना जो है वो लगाया मार्शल लॉ, तो तब जाके अबोरोगेट इसको ख़त्म कर दिया गया। फिर एक रन ऑफ कच्छ की आर्बिट्रेंस या अवार्ड जो है ये भी हुआ, ये पाकिस्तान और इंडिया ने साइन किया। ये रन ऑफ कच्छ जो है वो गुजरात और कराची के दरमियान एक साहिली पट्टी के अंदर एक मार्श था, वेटलैंड था, जो पार्टीशन प्लान था उसके ऊपर वाज़े नहीं था कि ये मतलब क्या है, किसका कितना हिस्सा है, किसके पास जाता है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की ज़रा लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ दिन की मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन भी हुई। फिर दोनों कंट्रीज़ ने एक इसको किया कि हम इसकी ना आर्बिट्रेंस करवा लेते हैं, जैसे पंचायत होता है वो वाला फार्मूला लगवा लेते हैं इंटरनेशनली। तो ये करवाया, तो ये अवार्ड जो है वो 19 फरवरी 1969 को ये हो गया, अवार्ड जारी कर दिया गया। तो ये 90% तकरीबन हिस्सा जो इंडिया को चला गया और 10% पाकिस्तान को चला गया। लेकिन स्टिल इसके अंदर एक इशू है कि इसके अंदर एक सर क्रीक जो है वो एक क्रीक सी एक जैसे कह लें कि साहिली पट्टी है, जिसका अभी तक फ़ैसला नहीं है, जिसमें इंडिया क्लेम करता है ये हमारी है और पाकिस्तान क्लेम करता है ये हमारी है, जिसके ऊपर ये अवार्ड सही तरह से फ़ैसला नहीं कर पाया। फिर एक ऑपरेशन जिब्राल्टर होता है, जो कि एक कवर्ड ऑपरेशन होता है पाकिस्तान मिलिट्री का के कश्मीर के अंदर। तो लेकिन इसके बाद फिर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर वॉर छिड़ जाती है 1965 की। तो ये वॉर जो है इट कंटिन्यू अप टिल 6 सितंबर से शुरू होती है और ये 23 सितंबर तक जारी रहती है। इसी की बुनियाद पे हम जो है वो डिफेंस डे मनाते हैं 6 सितंबर को। इसके बाद अयूब ख़ान और लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान ताशकंद, जो उस वक़्त रशिया की फेडरेशन के अंदर था, उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत, वहाँ पे जंग बंदी का एक मुआहदा साइन होता है। जंग बंदी तो पहले हो चुकी होती है यूएनओ के ज़रिए, लेकिन ये एक पीस ट्रीटी साइन होता है 10 जनवरी 1966 के अंदर, ठीक है। तो इसके तहत होता है कि जो प्री वॉर की पोजीशंस हैं ना उस पे चली जाएं दोनों कंट्रीज़। तो पाकिस्तान को थोड़े से गेन होते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टेरिटरी पाकिस्तान कब्ज़ा होता है इंडिया की टेरिटरी पे पाकिस्तान का। तो जैसे अयूब ख़ान ये साइन करता है, भुट्टो साहब जो पहले उसके साथ होते हैं, तो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे होते हैं उसके, वो इनके ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू करवा देते हैं। अयूब ख़ान के ऊपर प्रेशर आता है काफ़ी, बाकी भी इंटरनल मामलात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। तो अयूब ख़ान क्या करते हैं कि यहिया ख़ान को जो है वो 25 मार्च को अपना इख्तियारात देते हैं, ये उस वक़्त आर्मी चीफ़ होते हैं, और ख़ुद साइड पे हो जाते हैं। तो ये 25 मार्च को यहिया ख़ान मार्शल लॉ लगा देते हैं, यानी कि जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो ख़त्म हो गया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस ये जारी करते हैं 1970 को। ये तो समझ लें कि एक तरह का इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन था, कि एक लॉ बना दिया गया कि इसके मुताबिक अब कंट्री चलेगा। इसके तहत इलेक्शंस होते हैं, पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी पीपी
वेस्ट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें जीत लेती है और ईस्ट पाकिस्तान में तकरीबन सारी की सारी सीटें जो है ना वो अवामी लीग जीत लेती है, जिसको हेड कर रहा होता है शेख मुजीबुर रहमान, जो कि इस इलेक्शन से पहले ऑलरेडी अपने 6 निकात पेश कर चुका होता है, जिसमें ये होता है कि अगर हम पावर में आ गए तो हमने क्या करना है कि जो बैंक है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसकी एक ब्रांच ढाका में होगी, एक उधर होगी। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो यानी कि वो अपने अपने जो प्रोविंस है वो कहते हैं हमारे साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है, हमें ज़्यादा पावर्स हमने अपनी सेव करनी है और ये हम ना बहुत ज़बरदस्त पावर्स दे देंगे, बिल्कुल ऐसी पावर्स दे देंगे कि हमारा प्रोविंस सेंटर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ वेस्ट पाकिस्तान के अंदर बड़ी जो है वो समझ लें कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। भुट्टो फिर उसको मज़ीद कह देते हैं कि ये तो जी सारा कुछ वहाँ पे ले जाएंगे, ये होगा वो होगा, तो एक डेडलॉक पैदा हो जाता है। पहला इजलास ही नहीं बुलाया जाता है असम्बली का। होना तो ये चाहिए था कि शेख मुजीब ने अब सीटें जीती हैं तो वो गवर्नमेंट बनाए, लेकिन इस पे यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं वो ख़ास तौर पे पीपी जो है वो नालां होती है, वो चाहती नहीं है कि ये इख्तियारात उनके पास जाएँ। वो लोग पहले ही हमसे बदज़न होते हैं। तो इसी में ना बांग्लादेश जो है वो 16 अगस्त 1971 को जब वॉर होती है, वॉर एंड हो जाती है, मतलब इंडिया इंटरवेन करता है, पाकिस्तान को कोई कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है वहाँ तक जाने को, आर्मी को पीछे से सपोर्ट नहीं मिलती, तो हमारी वो आर्मी वहाँ पे सरेंडर कर देती है। तो ये बांग्लादेश जो है वो अनाउंस हो जाता है 16 अगस्त 1971 को तकरीबन जो है। तो ये जब अनाउंस होता है तो इसके अंदर जो ये अवामी लीग है जो ये 23 जून 1949 को बनी होती है, मौलाना भाषानी जो है इसको बनाते हैं। तो ये वहाँ पे गवर्नमेंट जो है संभाल लेती है इसी बुनियाद पे कि मतलब उन्होंने इंडियन इंटरवेन करके बनवा दिया ना, तो जो बाकी मानदा का पाकिस्तान होता है उसके अंदर पीपी अपनी गवर्नमेंट बना लेती है, क्योंकि वो क्लेम करती है कि यहाँ पे जी सीटें हमारे पास ज़्यादा हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का नेशनल डिज़ास्टर होता है जिसका मदावा जो है वो किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। आज तक पाकिस्तान ने अपना एक पूरा हिस्सा जो है वो गंवा दिया सियासतदानों मिलिट्री के आपस के अंदर जो क्लैशेस की बुनियाद पर। तो जैसे ये वॉर ख़त्म होती है तो जनरल ज़िया ख़ान जो हैं वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो इख्तियारात दे के चले जाते हैं। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो देखिए, इन्होंने 1967 में ये पीपी बनाते हैं, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, यानी कि 16 अगस्त को बांग्लादेश बन गया, 20 अगस्त को ज़िया ख़ान को इख्तियारात दे देते हैं और ये मार्शल लॉ पहले पाकिस्तान के या ओनली पाकिस्तान के सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ज़्यादातर ये होता है कि जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो मिलिट्री का शख्स होता है, तो ये सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है कि मार्शल लॉ लगा हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटर ये बन गए। फिर ये प्रेसिडेंट उसके बाद ये 21 अप्रैल 1972 को और 14 अगस्त 1973 तक ये प्रेसिडेंट जो हैं वो रहते हैं। फिर जब हमारा प्रेसिडेंट मतलब हमारा आइन बन जाता है तो उसके बाद तो फिर ये लीगली प्रेसिडेंट कंटिन्यू करते हैं। शिमला एग्रीमेंट इनके यहाँ ये होता है कि जो हमारी फ़ौज वहाँ पे कैद है काफ़ी, वहाँ पे 90,000 के करीब हमारे फ़ौजी वहाँ पे कैदी हैं, उनको वापस बुला के आना है और बहुत सारी और चीज़ें सेटल करनी हैं। तो शिमला के अंदर जो हिमाचल प्रदेश जो है उनकी रियासत है, वहाँ का कैपिटल मकाम है, तो वहाँ पे इंदिरा गांधी के साथ ये 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट करते हैं, जिसके ज़रिए भारत हमें बांग्लादेश से हमारे जो कैदी हैं वो वापस आएंगे और हमारी जो जंगबंदी का मुआहदा भी इनके साथ साइन हो गया, आगे से मामलात को भी साइन हो गया। लेकिन ये काफ़ी एक डिटेल्ड है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी अच्छी भुट्टो ने कार्ड्स खेले कि इवन दो कि हमें शिकस्त हो चुकी थी, इंडिया अपनी कोई ज़्यादा शराइत मनवा नहीं सका जिससे क्लियरली लगे कि दे हैव वोन ओवर अस। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने दिया जो 23 मार्च 1973 को इन्फोर्स हो गया, फेडरल तर्ज का है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, 2 हाउस होंगे, सेनेट होगा, नेशनल असम्बली होगी। फिर उन्होंने नेशनलाइजेशन की, बहुत ज़्यादा जो अपने इनके मुखालफिन थे उनकी फैक्ट्रीज़ उनके कारखाने इन्होंने नेशनलाइज कर लिए, कौमी तहवील में ले लिए, बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज। अब ये जो नेशनलाइजेशन थी ना, इसने पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया।
ये जो इन्होंने क्या किया, मिसाल के तौर पे घी की फैक्ट्री है, वो कोई बंदा चला रहा है प्राइवेट, तो इन्होंने उसको नेशनलाइज करके वहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के ज़रिए उसको चलाने का काम शुरू कर दिया। अब जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको तजर्बा नहीं है, फिर वो बिज़नेस को समझ नहीं सकते, और वो उनकी कमिटमेंट नहीं थी जो एक प्राइवेट ऑनर जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा था, तो ये डिज़ास्टर साबित हुआ। इसने नेशनल ख़जाने का जो है वो खासा जो बर्बादी की। फिर यहाँ पे भुट्टो साहब की 1974 के अंदर OIC समिट होता है पाकिस्तान के अंदर, यू नो बेटर, पिछली हमने कुछ वीडियोस में पढ़ा हुआ है। इस समिट के अंदर लाहौर के अंदर होता है, तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उनके सरबराहान यहाँ पे आते हैं। तो ये सेकंड होता है। पहला इस्लामिक समिट 1969 में जब ये OIC बनी थी रबात के अंदर 25 अप्रैल को, तो वो सितंबर को, तो ये वहाँ पे होता है। उसके बाद दूसरा पाकिस्तान लाहौर में होता है। तो इसी मौके पे पाकिस्तान फिर शेख मुजीब को भी पाकिस्तान को आलमी जो इस्लामी जो रियासतें हैं उनके दबाव पे बुलाना पड़ता है, तो बांग्लादेश भी पार्टिसिपेट कर लेता है। बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन से पाकिस्तान ने उसको ऑफिशियली तस्लीम भी कर लिया। फिर भुट्टो साहब पहली 6 अमेंडमेंट आइन में कर जाते हैं। फिर जनरल इलेक्शन ये करवाते हैं 1972 के अंदर, जो पाकिस्तान के दूसरे जनरल इलेक्शंस हैं, और ये बहुत बड़ी धांधली इसके अंदर होती है। इतनी बड़ी धांधली आप अंदाज़ा लगाएं कि भुट्टो के ख़िलाफ़ जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है लाड़काना से, जो कागजात नामजदगी की डेट ख़त्म होने से तकरीबन 6-7 दिन पहले उसको उठा लिया जाता है और उसको गायब कर दिया जाता है, और उसको मौका नहीं दिया जाता है कि वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर सके। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इनको नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर देती हैं। भुट्टो साहब उनके ख़िलाफ़ पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, कभी किसी को अरेस्ट कर लिया, कभी किसी को। इसी असना में पाकिस्तानी मिलिट्री देखती है कि हालात नासाजगार हैं, तो वो ऑपरेशन फेयर प्ले के ज़रिए मिलिट्री कू करती है, और भुट्टो साहब डी-सेट हो जाते हैं, डी-सीट हो जाते हैं, और जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो पाकिस्तान के नए चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। मार्शाल्लाह फिर लग गया, आइन फिर ख़त्म हो गया। इनका ट्रायल किया जाता है अडियाला जेल के अंदर, इनकी फिर फांसी हो जाती है 4 अप्रैल 1979 को इनको फांसी दे दी जाती है भुट्टो साहब को, रावलपिंडी सेंट्रल जेल में 4 बजे सुबह की। जनरल ज़ियाउल हक जो है वो पाकिस्तान के छठे प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जलंधर बॉर्न है, और पाकिस्तान के ये जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये 1 मार्च 1976 को बनते हैं। और ये एयर क्रैश होता है 17 अगस्त 1988 को, जिसमें ये बहावलपुर के करीब जो है वो लोधरा में, वैसे वो जो जगह है जहाँ पे इनका एयर क्रैश होता है, C-130 हरकुलस प्लेन, ठीक है। US एम्बेसडर भी होते हैं राफेल इनके साथ, वो भी फौत हो जाता है। और इस जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान भी जो हैं वो इनके साथ ही शहादत इनको नसीब होती है। फैसल मॉस्क में इनका मज़ार है। हदूद ऑर्डिनेंस ये एक पास करते हैं। इनके लॉज जो है इस्लामी तर्ज के, इस्लामाइजेशन चाहते थे ये पाकिस्तान की, तो हदूद ऑर्डिनेंस, फैमिली लॉ, फेडरल शरीयत कोर्ट, अम्बर्ट्समैन, ये सारे के सारे इन्होंने पेश किए और ये कवानीन इन्होंने बनाए। इस्लामी तर्ज हुकूमत के ख्वाहां थे। इन्होंने फिर नॉन पार्टी इलेक्शन करवाई 1985 में, तो जुनेजो थे वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए। जुनेजो और इनके साथ थोड़ा इनका तनाज़ा भी हुआ फिर बाद में जनरल साहब का, तो उसमें फिर उसी तनाज़े के दौरान जो थे ना नवाज़ शरीफ का राइज़ हुआ, ऊपर आया। तो इनका तनाज़े की एक वजह जेनेवा अकॉर्ड थे। जेनेवा अकॉर्ड जो थे वो रूस जो था, जो कि अफ़गानिस्तान में इंटरवेन कर गया था, रूस ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया था, तो मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और अफ़गानिस्तान से रूस को निकालने में शिकस्त दी उनको। तो फिर जो उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए ये पाकिस्तान, रशिया और अफ़गानिस्तान में ना जनीवा के अंदर जो एक मुआहदा साइन हुआ, जिसके ज़रिए ये मुख्तलिफ़ शराइत रखी गई कि जी ये चले जाएंगे, रूस चला जाएगा, उसके बाद ये होगा वो होगा, पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगा पीस को वहाँ पे। तो ये मतलब एक एक्सेप्टेंस थी कि रशिया जो है वो चला जाएगा, उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। तो उसके बाद फिर ये इस माहदे की वजह से जनरल ज़ियाउल हक और जुनेजो के दरमियान थोड़े इख्तलाफात भी पैदा हुए। फिर इख्तलाफात की एक बड़ी वजह ओजड़ी कैंप इंसिडेंट था, ये 1988 में हुआ। ओजड़ी के मकाम के ऊपर जो एक बहुत बड़ा जो था वो असला साज एक डिपो जो था उसमें आग भड़क गई, और वो पता ही नहीं था किसी को कि वो यहाँ पे क्यों रखा गया असला। वो रखा इसलिए गया था कि वो अफ़गान मुजाहिदीन की हेल्प के लिए उनको जाना था, लेकिन वो आग जो बढ़ी तो एक बहुत बड़ा
डिज़ास्टर हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जानों से हाथ धो बैठे। ये हमारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वालिद खाकान अब्बासी भी उसी अपनी कार के अंदर जा रहे थे, तो वो धमाके की वजह से उड़ गए थे। तो इस पे इन्होंने इंक्वायरी कमेटी बिठाई, तो उससे मज़ीद इनके इख्तलाफात हो गए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में। तो ये इनकी दौर का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं जनरल ज़िया-उल-हक साहब के दौर में। फिर हमारा 1988 और 1999 में जो का एक सफ़र है ये चल पड़ता है। पार्टी बेस्ड इलेक्शन होते हैं 1988 में। जैसे ही जनरल साहब की शहादत हो जाती है ज़िया-उल-हक साहब की, तो उसके बाद ये पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होते हैं। तो उसमें पीपी जो है वो जीत जाती है। इसका मुकाबला होता है इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से। काफ़ी जमातें होती हैं जो जिसमें कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन, लेकिन बेनज़ीर साहबा पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। प्रेसिडेंट ग़ुलाम इसाक़ खां साहब होते हैं, ये फिर इनको फ़ारग कर देते हैं। 8th अमेंडमेंट एक बड़ी फेमस अमेंडमेंट यहाँ पे ज़िक्र करना होगा। ये 1985 में हमारे जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने अमेंड की थी कि जो प्रेसिडेंट है ना कंट्री का, वो बगैर किसी से पूछे अपनी विल पर प्राइम मिनिस्टर और असम्बली को फ़ारग कर सकता है। इस 8th अमेंडमेंट की बुनियाद पे 3-4 गवर्नमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में पहले जो कि गवर्नमेंट को फ़ारग किया जनरल साहब ने, उसके बाद बेनज़ीर की पहली गवर्नमेंट को, फिर नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट को, फिर बेनज़ीर की दूसरी गवर्नमेंट को फ़ारग किया गया। तो जब ये मैंने डेट्स लिखी हुई हैं, तो फिर जब तीसरी दफ़ा इलेक्शन होते हैं ना, तो ये दूसरी दफ़ा नवाज शरीफ आता है प्राइम मिनिस्टर 1997 के अंदर, तो ये 13 अमेंडमेंट ला के ये 8th अमेंडमेंट को ख़त्म कर देता है। यानी कि अब प्राइम मिनिस्टर के पास वो इख्तियारात नहीं, प्रेसिडेंट के पास वो इख्तियारात छीन लिए गए कि वो इसी तरह किसी को फ़ारग कर सके। अब इसी में लाहौर के अंदर एग्रीमेंट होता है, लाहौर डिक्लेरेशन, अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के दरमियान बड़ा हिस्टोरिक कि हम जी कश्मीर के मामले पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स करेंगे, डायलॉग बढ़ाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये अभी मुज़ाकरात जारी होने थे, लेकिन कारगिल एपिसोड हो जाता है कि हमारी मिलिट्री इंटरवेन करती है। कारगिल के ऊपर एक जंग होती है, तो वो उसमें फिर फ़ौजी क़यादत और सिविलियन क़यादत के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं काफ़ी हद तक। दोनों एक दूसरे को अक्यूज़ करते हैं कि ये आपका फ्लॉप था प्लानिंग, या सिविल क़यादत कहती है कि हमें तो पता ही नहीं था कि आपने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो व्हाटएवर, ये एक हिस्टोरिकल एक डिबेट है कि कौन राइट था, लेकिन ये कारगिल के ऊपर फिर पाकिस्तान को विड्रॉ करना पड़ता है और ख़ासा माली और जानी नुकसान पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि इट वाज नॉट प्लान्ड वेल। अच्छा प्लान नहीं किया गया था पीछे से इसको, ना तो सिविलियन गवर्नमेंट को सही तरह से जो था वो इसको डिफेंड कर पाई, और ना मिलिट्री पीछे से अपने जो जवान थे उनको रसद पहुंचा सकी। फिर मिलिट्री कू के ज़रिए 12 अक्टूबर का वाक़या पेश आता है और जनरल मुशर्रफ नवाज शरीफ को अरेस्ट करके ख़ुद जो है वो चार्ज संभाल लेते हैं अपनी कंट्री का। जनरल साहब जो हैं वो 12 अक्टूबर से 21 नवंबर 2002 तक सीईओ रहते हैं पाकिस्तान के, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसमें वो आर्मी चीफ भी होते हैं और पाकिस्तान का सारा करता धरता होते हैं। 7th जो फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो ये चूँकि बन चुके थे, ये 6 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ ने इनको अपॉइंट किया था। तो ये भी एक MCQs है कि ये आर्मी चीफ़ कब तक रहे, तो ये 28 नवंबर 2007 तक आर्मी चीफ भी रहे, यानी कि प्रेसिडेंट भी और आर्मी चीफ भी, ये दोनों रहे। 10th प्रेसिडेंट भी ये रहे हैं। तो 10th प्रेसिडेंट ये बने थे 20 जून 2001 से लेके 18 अगस्त 2008 तक, ये इनका टेन्योर रहा है। तो अच्छा, इसके अंदर इशू क्या, इसके अंदर क्या याद रखने के, जो CEO हैं ये जब CEO बने तो आर्मी चीफ तो थे, फिर जब प्रेसिडेंट बने तब भी आर्मी चीफ थे, लेकिन ये सदर का टेन्योर इनका बाद में ख़त्म होता है। आर्मी चीफ ये पहले छोड़ देते हैं, इन पर प्रेशर आता है अपोजिशन जमातों का, तो फिर ये अशफाक परवेज़ कियानी को बना के ना आर्मी चीफ, और फिर सिर्फ प्रेसिडेंट रह जाते हैं, और फिर प्रेसिडेंट से इनको रिज़ाइन करना पड़ता है 18 अगस्त 2008 को। उसके बाद आसफ जरदारी टेक ओवर कर लेता है। इनके नीचे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ज़फ़रुल्लाह जमाली पहले रहे, फिर चौधरी शुजात को केयर टेकर बनाया, और फिर शौकत अज़ीज़ को इन्होंने ले आए कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो शौकत अज़ीज़ को बाहर से इंपोर्ट किया गया और एक ही दफ़ा उसको इलेक्शन इलेक्ट करवा के और फिर प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट करवा दिया गया। फिर मियाँ मोहम्मद केयर टेकर रहे, फिर उसके बाद गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बने 2008 का जब इलेक्शन PP जीत गई थी। अच्छा, ये अमेंडमेंट्स के ऊपर मैंने एक अलग से एक डिटेल वीडियो डाली हुई है, तो ये सारी आपने वहाँ से देख लेनी है। ये सारी की सारी 26 अमेंडमेंट को बड़ी डिटेल से लिखा है।
ये फेमस एग्रीमेंट्स हैं पाकिस्तान ने जो आज तक साइन किए हैं। तो ये कश्मीर एग्रीमेंट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया ने 1948 की जो वॉर थी उसके ऊपर पीस ट्रीटी किया पाकिस्तान और मिलिट्री और इंडिया की मिलिट्री ने यूएनओ के तावन से। एक तो कश्मीर एग्रीमेंट उसे कहते हैं, फिर एक कश्मीर एग्रीमेंट उसको भी कहते हैं कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट्स ने साइन किया। आज़ाद कश्मीर ने अपने आप को पाकिस्तान के हवाले कर दिया 4 चीज़ों में, मवासलात, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और आपका डिफेंस, और जीबी सारे का सारा पाकिस्तान के हवाले कर दिया, गिलगित बल्तिस्तान तमाम मामला उसके। तो इसको भी कश्मीर कराची एग्रीमेंट, कश्मीर पैक्ट कहते हैं। फिर एक है लियाकत नेहरू पैक्ट, 1950 में साइन हुआ था दिल्ली में। और ये इसके अंदर क्या था कि तमाम रेफ्यूजीज़ अगर कोई दोनों कंट्रीज़ में आना चाहता है ना, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या यहाँ पे आके सेल करने के लिए वापस आ सकते हैं। कि मतलब एक ख़ानदान है जिसकी इंडिया के अंदर जायदाद, वो पाकिस्तान आ गया, अब वो दोबारा अपनी जायदाद को वापस जाके बेचना चाहता है उसको, या वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आना चाहता है, तो उसको राइट दिए गए। इसके बाद रिलीज़ ऑफ कोई अगर वुमेन अबडक्टेड हैं, कोई बच्चे हैं या मिनॉरिटीज़ की सेफ्टी है, ये सारे इनको इंश्योर करने के लिए ट्रीटी किया गया था। फिर म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, पाकिस्तान और यूएसए ने साइन किया। पाकिस्तान यूएसए के ब्लॉक में चला गया, तब ये रशिया और यूएसए का आपस में कोल्ड वॉर चल रही थी। तो पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में चला गया। इन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो यूएसए इसको असिस्ट करेगा। और इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत यूएसए ने पाकिस्तान को वेपन्स भी देने थे, लॉन्स भी देने थे, पाकिस्तान की आर्मी की ट्रेनिंग्स भी करवानी थी। फिर पाकिस्तान ने अमेरिकन ब्लॉक में ना एक सीटो एग्रीमेंट साइन किया 1953 में। सेंट्रल ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो, मनीला पैक्ट भी कहते हैं। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में साइन हुआ था। 8 स्टेट्स थी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूएसए, फिलिपाइन, थाईलैंड, पाकिस्तान। तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, उसका सिर्फ पाकिस्तान मेंबर था। इस ट्रीटी के ज़रिए क्या था कि अगर सोवियत यूनियन यानी कि रशिया, जो उस वक्त एक सोवियत यूनियन के नाम से मशहूर था, काफ़ी उसने स्टेट्स को अपने कब्ज़े में किया हुआ था, ये सारे उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान उसके कंट्रोल में थे। अगर वो इनमें से किसी एक के ऊपर हमला अगर होती है तो फिर म्यूचुअल डिफेंस यानी कि ये सारी स्टेट्स मिल के उसका मुकाबला करेंगी, ये था ट्रीटी। और पाकिस्तान ये समझता था कि शायद इंडिया के ख़िलाफ़ भी ये हमें हेल्प करें, हमें डिफेंस हमारी कैपेबिलिटी बढ़े। तो ये पाकिस्तान अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इन ब्लॉक्स में, इन एग्रीमेंट्स में जाता रहा। फिर सेनेटो है, जिसको बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। पाकिस्तान, टर्की, ईरान, इराक, फिर इराक इसमें से छोड़ गया था बाद में, इसको बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। तो ये साइन किया पाकिस्तान, इसके अंदर आ गया। इसका भी मकसद यही था कि जो अमेरिका है ना जी, ये इनको फैसिलिटेट करेगा अगर रशिया वगैरह का इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ तो। फिर पाकिस्तान ने गवादर परचेज़ कर ली ओमान से 8 दिसंबर 1958 को, जब एक बहुत बड़ा सी पैक जिसके ऊपर बेस है। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट फिर दोबारा साइन होता है यूएसए के साथ 1959 के अंदर। तो इसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी हम पीछे देख चुके हैं कि ये इसकी क्या क्या क्लॉजेस थी। रन ऑफ कच्छ आर्बिट्रेशन भी मैंने आपको बता दिया, ताशकंद भी बता दिया। शिमला एग्रीमेंट जो 1972 की वॉर के बाद साइन हुआ था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। जनीवा अकॉर्ड को भी, कि ये रशिया जब क्विट करने लगा अफ़गानिस्तान से, तो वहाँ पे जो एग्रीमेंट साइन हुआ कि फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट कैसे होगी, कौन किसको कितना फैसिलिटेट करेगा, वो है। इसके बाद ये इस्लामाबाद और पेशावर अकॉर्ड जो है, ये भी पीस के लिए हैं तालिबान के मुख्तलिफ़ ग्रोहों के दरमियान, यानी कि जो अफ़गान मुजाहिदीन थे ना, उनके मुख्तलिफ़ ग्रोहों के दरमियान ये साइन करवाए थे पाकिस्तान में कि जब रशिया चला जाएगा तो आपने कैसी पावर बनानी है, यानी कि कैसे आपने वहाँ पे अपना पावर शेयरिंग फार्मूला करना है। तो ये जो इस्लामाबाद अकॉर्ड था, इसके अंदर ये साइन तय हुआ था कि कुछ अर्सा इन टर्म गवर्नमेंट रहेगी, फिर जो है इलेक्शंस होंगे। लेकिन ये फिर तालिबान, ये मुजाहिदीन आपस में लड़ते रहे, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। लाहौर डिक्लेरेशन नवाज शरीफ और वाजपेयी के दरमियान। फिर मुशर्रफ के दौर में जो था
ये LOC के ऊपर सीज़ फायर का एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसको अब दोबारा इन्होंने कहा है कि ठीक है अब हम दोबारा इसकी पाबंदी करेंगे। अभी 2021 की बात है, ये दोनों मिलिट्रीज़ ने इसको साइन कर दोबारा से इसको रीइन्वेगेट कर दिया है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कि ये आएंगी मुल्क के अंदर आके मुशर्रफ से जो डेमोक्रेसी है इसको बहाल करेंगे, मुशर्रफ से कंट्री को आज़ाद करवाएंगे कि उसने काफ़ी अरसे से यहाँ पे अपना जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रजीम कायम की हुई है। फिर NRO साइन मतलब दिया ने, जिसको नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो ये मुशर्रफ ने दिया कि ये सियासतदानों के ऊपर जो सियासी मुकदमात थे उनको ख़त्म कर दिया है अक्टूबर 2007 में। इसका मकसद भी यही था कि चलो मुझे जो है वो सियासी ज़िंदगी मिल जाए और फिर मेरे ख़िलाफ़ इंतकामात के मुकदमात न शुरू हों। फिर बेनज़ीर की शहादत के बाद PP और PMLN के दरमियान भूरबन में ये मरी एग्रीमेंट हुआ, जिसमें इन्होंने कहा कि हम मिल के जो है वो जमहूरी जो क़ुव्वतें हैं वो मिल के जो है इस मुल्क के अंदर इसको जमहूरियत को इस्तेहकाम देंगे। एक यानी कि ये लग रहा था कि इन एग्रीमेंट से कि ये सियासी सबक सीख रहे हैं कि जैसे इन्होंने माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहे हैं और हर 2 साल 3 साल के बाद नए इलेक्शंस, तो भाई इसमें अब एक दूसरे को साथ देना है। तो ये हुआ भी सही कि PP की गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा किया 2008 के बाद फिर नए इलेक्शंस हुए 2013 में, तो नून लीग उसमें कामयाब हुई। तो थोड़ी जैसे भी प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे लेकिन कम से कम मार्शल लॉज जो हैं वो नहीं आए। ये डायरेक्ट इलेक्शंस की एक लिस्ट है। पहला डायरेक्ट इलेक्शन अयूब खान ने लिया 1960 में, डायरेक्ट वोट लिए 80,000 ब्यूरो बेसिक डेमोक्रेट से। तो वो 4 फरवरी को ये हुआ था 1960 को। तो 95% जो ये मेंबर्स थे इन्होंने कहा कि हमें अयूब खान बतौर प्रेसिडेंट कबूल है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वो जीत गया। फिर दूसरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1965 में हुआ, जिसमें कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज़ ने फातिमा जिन्ना को सपोर्ट किया। 2 जनवरी 1965 को हुआ था, वो भी अयूब खान जीत गया, क्योंकि वोट जो करने थे वो सिर्फ BD मेंबर्स ने करने थे, आम पब्लिक ने नहीं करने थे। उनको ईज़िली कंट्रोल किया जा सकता था, किसी को डरा के, किसी को लालच दे के, वट। फिर जनरल ज़ियाउल हक ने भी एक रेफरेंडम करवाया था 19 दिसंबर 1984 में। उसमें अंदर ये 2 शिकें थी कि क्या इस्लामाइजेशन के लिए आप और पाकिस्तान के लिए आप 5 साल के लिए प्रेसिडेंट मुंतखब करना चाहते हैं जनरल ज़ियाउल हक साहब को। तो ये भी 95% उनके हक़ में ये डायरेक्ट जो था वो रेफरेंडम था, पब्लिक ने उनको वोट किया था। तो इसके ऊपर भी अपोजिशंस आती हैं कि ये जो था फेयर नहीं था, लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि उनको 5 साल के लिए नेक्स्ट वो मुंतखब हो गए सदर, लेकिन वो फिर 5 साल पूरे नहीं कर सके क्योंकि 1988 के अंदर फिर उनकी शहादत हो गई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी एक रेफरेंडम करवाया 2002 के अंदर कि क्या आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए अगले 5 साल के लिए प्रेसिडेंट मुंतखब करते हैं। तो 97% जो थे वोट इनको मिले और इन्होंने जी वो बने। फिर एक शॉर्ट सा मैंने एक ग्लिम्स दिया है कि पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस जो हैं, पहले जनरल इलेक्शन जिसमें आम पब्लिक ने वोट डाला वो 1970 में हुए, दूसरे 1977 में, फिर 1985 में हुए, जो कि पाकिस्तान के वाहिद जो हैं वो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस हैं। फिर 1988, 90, 93, 97, 2002,